जब यहां कलेक्टर के सामने प्रधानमंत्री पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ इनके साथ में मौजूद हैं और इस तरीके से शुभ मुहूर्त में देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। और ये वो तस्वीर रविंद्र जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि डीएम बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब पहुंचते हैं तो एक प्रत्याशी के रूप में पहुंचे हैं, नॉमिनेशन फाइल किया और उस चीज को सम्मान भी प्रधानमंत्री ने दिया। उस वक्त एक प्रत्याशी बन करके उस डीएम के सामने गए और वो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। रविंद्र जो इस वक्त कलेक्टर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे, भीतर की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें 2019 में भी थोड़ी देर बाद ही रिलीज़ की गई थी, क्योंकि अंदर में जो वीडियो बनता है उसमें लाइव नहीं किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का एक नॉर्म्स भी है, प्रोटोकॉल भी है। तो जो आप तस्वीर हम लोग को दर्शकों को दिखा रही है, थोड़ी देर पहले का था, 11:40 के आसपास का था। और आपने देखा जो पहले भी बात हुई थी कि भले ही ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर उनको पीठासीन जो पदाधिकारी होता है कलेक्टर, उनके सामने खड़े होकर शपथ लेनी होती है। हर प्रत्याशी को लेनी होती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो। तो वो शपथ की तस्वीर भी आप दिखा रही है। और एक बात और है, 2014 और 2024 में अंतर है कि 2014 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज 2024 में बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए योगी आदित्यनाथ आप उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। 2019 में भी दिखाई दे रहे हैं। 2014 में राजनाथ सिंह उस समय एक अध्यक्ष थे, वो मौजूद थे यहाँ पर। बाकी दूसरे जो एनडीए के घटक दल थे उस हालांकि उस समय भी एनडीए में कई घटक दल बाहर चले गए थे, चाहे नीतीश कुमार हो या कुछ और लोग हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह से यहाँ पर लोगों ने स्वागत किया था और आज भी लोग भी स्वागत कर रहे हैं। और एनडीए का दायरा जो बड़ा है, करीब 35 से 38 घटक दल हैं, छोटे बड़े दल, वो सभी के सदस्य जो प्रमुख दल हैं उन सभी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो ऑफ स्ट्रेंथ भी है, शो ऑफ यूनिटी भी है इस नॉमिनेशन के जरिए कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि केवल बीजेपी अपनी चलाती है एनडीए घटक दलों में, वो दिखाता है इस तस्वीर के जरिए कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में सबका सम्मान है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो जिनकी बहुत छोटी पार्टी है, चाहे वो चिराग पासवान हो या पशुपति पारस जिनके पास कोई पार्टी नहीं है। तो सभी का सम्मान और सभी का विश्वास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और इसलिए एनडीए के जितने घटक दल है यहाँ बुलाया गया है। बिल्कुल रविंद्र, और हमारे दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बेहद खास तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़ी। आज वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री और देखिए इस तस्वीर में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद, विधायक सभी नामांकन में शामिल हो रहे हैं। रविंद्र, इस बार का जो नामांकन हम देख रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया कितनी खास और कितनी अलग नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अगर पहली बार जैसा कि हमने बात की है कि 2014 से अलग है, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर उन्होंने नामांकन किया था और काशी का फैसला भी आश्चर्यजनक फैसला था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो घोषणा की गई थी उम्मीदवार के तौर पर पीएम के, तो ये माना जा रहा था कि एक सेफ सीट गुजरात की किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में प्रचार करेंगे। लेकिन उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में कह सकते हैं या फिर पूरे पूर्वांचल में प्रभाव डालने के लिए सियासी तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया था और काशी से उन्होंने नॉमिनेशन किया था, वाराणसी से नॉमिनेशन किया था। और आज वो कह रहे हैं कि उस समय मां गंगा ने बुलाया है, आज कह रहे हैं कि मां गंगा ने गोद ले लिया है। ये अंतर आपको है। आज का अंतर है कि एनडीए घटक दल के कई ऐसे चेहरे हैं जो 2019 में थे, आज वो नहीं है, चाहे उद्धव ठाकरे हों या दूसरे ऐसे नेता हों, वो नहीं है। तीसरी बात यह है कि आज अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर है योगी आदित्यनाथ के तौर पर। 2014 में वो मुख्यमंत्री नहीं थे, यहाँ पर कोई नहीं था, अपोजिशन की सरकार थी। तो कई अंतर है। और इस बार एक और अंतर है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी को सत्ता में किए थे, 2019 में सत्ता को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उस समय का नारा था कि जो 5 साल का विकास है ये अधूरा है, इसे पूरा करने के लिए 5 साल चाहिए। अब 2024 में जो नॉमिनेशन कर रहे हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसे पूरा करने के लिए नॉमिनेशन हम कर रहे हैं। तो ये कई अंतर है 2014 से 2024 के बीच में। और इस बीच में काशी भी पूरी तरह से बदल गया। 2014 में काशी की जो यहाँ का स्वरूप था और 2024 की जो स्वरूप है केवल टूरिस्ट के और यहाँ के जो
जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनके जो बयान है उससे ही दिख जाता है कि काशी कितना बदला हुआ है। कॉरिडोर बना हो या घाटों का निर्माण हुआ हो या फिर गलियों का निर्माण हुआ हो या फिर एक समय कहा जाता था कि एक बड़ा फेमस एक यहाँ पर कोट है 1970-80 का कि काशी में रसियन कोई आया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इतने तार झूलते हैं कि घर का दिखाई नहीं देता है। आज कोई भी तार जो बिजली का तार है उस आपको ऊपर नहीं दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ सांसद बने थे और जब 2017 में यहाँ सरकार बनी तो उसके पहले ही इसका बिजली को जमीन के अंदर करने का काम शुरू करवाया था केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत। तो कई बदलाव हुए हैं काशी में, ये अंतर दिखाई दे रहा है इस 2024 के नामांकन में। एक जोश था, दूसरा था कि हमें एक बार और लाना है और अब ये संकल्प का नॉमिनेशन है। तो काफ़ी अंतर है 2014 से 2024 के बीच में। और जिस तरह से यहाँ पर शोर होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में पेशेंस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर 8 बजे से लोग यहाँ पर हैं। बाहर में जहाँ पर पहले आपसे बात हो रही थी कचहरी के बाहर, वहाँ भी सुबह 7-8 बजे से लोग थे और यहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए है। और ऐसी बात नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर वाराणसी कम आते हों। वाराणसी वो लगातार आते हैं, चाहे योजनाओं के शिलान्यास के लिए, लोकार्पण के लिए या लोगों से मिलने के लिए। और ये सिलसिला 2014 से लगातार चल रहा है और अब भी उनका ये बदस्तूर जारी है। फिर भी लोग अपने सांसद को देखने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो ये लोगों का कहना है कि जो बदला है काशी को, उसको हम अगर नज़दीक से देखते हैं तो ये गौरव की बात है काशी वासियों के लिए भी है। और इसलिए ये हुजूम भी यहाँ पर काफ़ी धैर्य से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलने का। बिल्कुल रविंद्र, और खास बात अगर काशी के लिहाज से देखें तो काशी को धर्म नगरी कहा जाता है। काशी की अपनी एक खूबसूरती है, काशी का अपना एक इतिहास है। इसलिए जब बात विकास की हो काशी में तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि वहाँ की जो परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नामांकन से पहले जिस तरह से देखिए, आज गंगा सप्तमी के अवसर के दिन दशाश्वमेध घाट पर वो पहुंचे, गंगा की पूजा उन्होंने की, फिर उसके बाद क्रूज पर वो सवार होकर नमो घाट पहुंचे, काल भैरव मंदिर के भी उन्होंने दर्शन किए। तो उन्होंने दिखाया कि विकास को किस तरह से वहां की संस्कृति और वहां के संस्कारों से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी चीज को वहां के लोग सराहते भी हैं। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए काशी वासियों का भी एक जो काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द पूरा काशी माना जाता था। और एक विडंबना है कि 1947 में देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन अपना पाकिस्तान का एक धर्म हुआ लेकिन हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं था। 1976 में एक और बदलाव किया गया 42वें संशोधन द्वारा और इसको धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। आज भी कोई धर्म भी भारत का नहीं है। और लेकिन माना जाता है कि सनातन परंपरा के अनुसार जो मंदिर है, जो भारत की जो नदियां हैं, वो हमारी संस्कृति को जीवित करते रही है। और 60-70 साल तक चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, केदार धाम हो, उज्जैन हो या फिर अयोध्या हो, अछूता रहा था विकास के कार्यों से या फिर कह सकते हैं कि गौरवशाली परंपरा से। पिछले 10 साल से ऐसा काशी वासियों को कह सकते हैं या देश में एक चूंकि मिनी इंडिया है काशी, यहाँ पर हर देश के हर राज्य से, हर जिले से लोग आते हैं, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर आते हैं बाबा भोले के दर्शन करने के लिए, गंगा माँ में स्नान करने के लिए। तो लोगों का ही कहना कि काशी अगर बदला है तो पूरी संस्कृति बदला है। और इसकी तस्वीर न सिर्फ काशी कॉरिडोर में बल्कि उज्जैन में भी देखने को मिलता है, जो पिछले 2014 से पहले कोई हाथ तक लगाना नहीं चाहता था, कोई मंदिर की बात तक नहीं करता था कि मंदिर भव्य मंदिर बनेगा। तो काशी के लोगों का भी मानना है कि न सिर्फ काशी कॉरिडोर बना बल्कि यहाँ से 200-250-300 किलोमीटर दूर जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बना है। तो चूंकि आराध्य देव हैं भगवान शिव के, श्री राम, वो आपने देखा होगा सनातन परंपरा में, संस्कृति में कि हमारे आराध्य श्री राम है। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर जो निर्माण करा है एक संस्कृति को जीवित रखने के लिए, सनातन परंपरा को विकास के लिए, उसका जीता जागता नमूना भी अगर है कोई तो यहाँ से आसपास में ही है। विंध्याचल में भी कॉरिडोर बन रहा है, तो एक त्रिकुट जो देखने को मिलता है। तो इसके कारण से काशीवासी भी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित जरूर महसूस कर रहे हैं। इसलिए इनका कहना है कि इस बार मार्जिन बढ़ाने की चुनौती उनके लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं है लेकिन उनके लिए है कि हम सब मिलकर 2014 से 2019 का जो मार्जिन था उससे और ज़्यादा बढ़ाए। कई लोगों से आपने बातचीत देखा भी होगा। तो बदला है, सभ्यता संस्कृति और एक युग निर्माण भी कह सकते हैं। 10 साल में हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर कहीं ना कहीं शुरुआत जरूर हुई है।
बिल्कुल रविंद्र, और फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी भी अगर आप देते चले, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक जन सैलाब वहां पर उमड़ा है, लोगों की भीड़ भी वहां पर मौजूद है। किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको रविंद्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास हो जाता है, काशी वासियों के लिए भी खास हो जाता है, क्योंकि तीसरी बार नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और वहां पर आप देखिए कलेक्ट्रेट दफ्तर पर इस वक्त दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है तमाम वरिष्ठ नेता, बीजेपी के कई मुख्यमंत्री, कई सांसद और विधायक वहां पर मौजूद हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मौजूद नजर आए, और काशी वासियों के बीच जो उत्साह नजर आ रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि ये जिस तरह का स्नेह मुझे मिला वो अविस्मरणीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं रविंद्र ये जानते हैं कि काशी की जो जनता है, जो आम लोग हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनका प्रधानमंत्री के प्रति काफी स्नेह है और उन्हें एक अच्छा खासा जन समर्थन वहां से मिलता है। हम लोग किनारे। रविंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लगातार हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां बताइए कि किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि भारी हुजूम वहां पर समर्थकों का देखने को मिल रहा है। क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? बिल्कुल, जरा एक दो लोगों से बात कर ले, हालांकि बहुत हुजूम है और यहाँ पर मीडिया के लोग हैं। आप क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने के लिए आए हुए हैं? तो प्रधानमंत्री जिस तरह से काशी में नामांकन कर रहे हैं, काशी के लिए गौरव कर दिए उन्होंने नामांकन, वो काशी के लिए गौरव की बात है। पूरे काशीवासी बहुत उत्साहित हैं। और क्या कहेंगे? ये गौरव का पल है और पूरे भारत के लिए गौरव का पल है। काशी को तो सब जानते ही हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं। और जब से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार उन्होंने नामांकन किया है, इस मौके पर जो लोग भी यहाँ पर हैं और काशी के सभी मतदाता और इस क्षेत्र के सभी मतदाता बहुत उत्साहित हैं। चूँकि यहाँ पर लिमिटेशन है, हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए गए हुए हैं आपके काशी, हाँ क्या बोलेंगे? क्या सर? नामांकन कर लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए? तीसरे टर्म के नामांकन कर लिए हैं तो 400 पार हम करेंगे और बनारस से फुल सपोर्ट, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोटों से हम माननीय मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने देश और हमारे बनारस के लिए इतना किया हुआ है। देश के लिए और बनारस के लिए इतना किया हुआ है। एक बार देखिए, आपको जब तक प्रधानमंत्री बाहर नहीं आते हैं उनसे बात करते, क्या कहेंगे? बिल्कुल रविंद्र, साथ ही ये भी बताइए कितना वक्त और लग सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में बाहर आ जाएंगे और आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे बढ़े और हम लोग बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए 12:15 बजे जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अनुसार 12:15 बजे उनको कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, प्रबुद्ध जन के लोगों के साथ संवाद करना था। लेकिन उसके पहले जैसे आपसे मैंने एक बातचीत हम लोग किए थे कि एनडीए घटक दल के जितने नेता यहाँ पर आए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन के लिए इतनी दूर दूर से आए हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। अब जब नॉमिनेशन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे अलग से चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और ये चर्चा हो रही है कि उनके अपने चाहे राज्य हो या फिर अपने क्षेत्र हो, वहाँ पर बीजेपी और एनडीए की संभावनाएं क्या है, और इसी को लेकर ये बैठक जारी है। और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने में यहाँ से देरी हो है। अदरवाइज वो 12:15 बजे उनको कन्वेंशन सेंटर पहुँचना था तय समय के अनुसार, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी विलम्ब होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आज एक ही कार्यक्रम है, जनसभा है कोडरमा में, जो 3:15 बजे है। उससे जो बीजेपी के नेता है उनका कहना है कि उस समय तक प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर को जो कार्यक्रम था थोड़ा सा और डिले किया गया, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रदेश बातचीत की जाएगी। तमिलनाडु से आए हुए जो घटक दल के नेता हैं, तमिलनाडु और केरल के बारे में, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद है कि तमिलनाडु में और केरल में कुछ सीटें उनको मिल जाएगी, क्योंकि जो 400 पार का नारा है उसमें तमिलनाडु और केरल से भी पार्टी को उम्मीद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी बात होगी कि जो टारगेट वहाँ पर 38 सीटों का 42 में से उसमें बीजेपी और एनडीए घटक दल कितने आगे बढ़ रहे हैं 48 सीटों में से, उस पर भी चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो, सभी लोगों से बातचीत
कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से, क्योंकि पूरे पैन इंडिया के जो घटक दल हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए समय यहाँ पर प्रधानमंत्री को निकलने में लग रहा, क्योंकि नामांकन हो गया है। 12:15 बजे उनको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुँचना था, 3:15 बजे कोडरमा में जनसभा को संबोधित करना था। ये शेड्यूल अभी तक का है, लेकिन अभी जब यहाँ पर थोड़ी विलम्ब हो रही है घटक दल के नेताओं के साथ, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी थोड़ा डिले होगा। लेकिन बीजेपी कई नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री कोडरमा अपने नियत समय पर पहुंच जाएंगे 3:15 बजे 3:30 बजे के आसपास। बिल्कुल। और रविंद्र, एक बात और है इस बार के चुनाव में काफी दिलचस्प कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक बड़ा लक्ष्य, कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का भी है। एक तो जीत की हैट्रिक लगाना भी उसमें से एक बड़ा लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज यहाँ पर पूरा फोकस अपना बनाए हुए हैं और काशी की लड़ाई को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। रविंद्र, जिस तरह से हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, या फिर आज नामांकन की प्रक्रिया को ही देखा जाए, तमाम दिग्गज पर मौजूद है इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बता रही है। और देखिए कि जो प्रधानमंत्री का रोड शो था उसके 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं और तमाम वरिष्ठ नेता जो काशी क्षेत्र के आते हैं उनके साथ उन्होंने लंबी बातचीत की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, और पूरी तैयारियों का खुद जायजा लिया था। और एक बात और बता दें कि चाहे 2014 में जब वो महासचिव थे बीजेपी के, और 2019 में जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहाँ पर वोटिंग के समय और नॉमिनेशन के समय गृह मंत्री यहाँ पर खुद रहते हैं। और लास्ट के जब वोटिंग होता है, जैसे कि इस बार 1 तारीख को वोटिंग है, तो गृह मंत्री यहाँ पर 26 से 27 तारीख को आ जाएंगे और पूरा नेतृत्व लगभग 7वें फेज में काशी में ही निवास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लास्ट फेज में 2 दिन 3 दिन यहीं पर रहते हैं। ये 2014-19 में भी देखने को मिला, 24 में भी अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार है। तो कहीं ना कोई कोताही नहीं बरती जाती, क्योंकि नेता का सम्मान करेंगे तो आपकी पार्टी का भी सम्मान होगा। और जो बीजेपी ने आंकड़े दिए थे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 18 करोड़ जो उसके सदस्य हैं, उसके नेता सर्वमान्य नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका नामांकन हो या फिर यहाँ पर की व्यवस्था हो, खुद गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से माने जाते हैं, वो अपने हाथ में लेते हैं। वो पल पल की हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, जानकारी भी लेते हैं, और चाहे वो बूथ लेवल का मामला हो या फिर किसी और तरह की बातें हो, सभी तरह की बातों का जायजा खुद गृह मंत्री अमित शाह ही यहाँ पर लेते रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 में भी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यहीं पर डेरा डाला गया था वोटिंग के समय में, और 2024 में डाला जाए। तो किसी तरह कोताही ना हो, किसी तरह कोई कमी न रह जाए, जो पार्टी की रणनीति है उसके हिसाब से, इसलिए गृह मंत्री खुद इस पर निगरानी रखते हैं वाराणसी पर। बिल्कुल। और 2019 के चुनाव में 63.60 वोट पाकर पीएम मोदी की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वाराणसी में सबसे ज्यादा मत पाने का जो रिकॉर्ड है वो पूर्व सांसद चंद्रशेखर सिंह के नाम है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये भी बड़ा लक्ष्य होगा कि एक और रिकॉर्ड वो अपने नाम बना सके। लेकिन अगर यहाँ की सियासी लड़ाई की, रविंद्र, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को उतारा है और बसपा ने पूर्व पार्षद सैयद नियाज अली को प्रत्याशी बनाया है। और ये जो प्रत्याशी हैं, ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जीत पिछली बार हासिल करी थी और इस बार भी जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिलते हुए दिख रहा है, बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे कोई पार्टी हो। ऐसे में INDA गठबंधन के जो घटक दल है उसमें अजय राय यहाँ के विधायक रहे हैं और कह सकते हैं कि यहाँ के एक बड़े नेता में से माने जाते हैं इस क्षेत्र के। वो इस बार भी उम्मीदवार हैं, हालांकि पिछले कई चुनाव से वो लगातार हारते भी रहे हैं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कदावर जो शख्सियत है उसके सामने। लेकिन चुनौती यहाँ के काशी के कई लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि कोई चुनौती नहीं है विपक्ष यहाँ पर, क्योंकि 2014 में तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री जब वो बन गए थे वहाँ के। तो ऐसे में इस बार बहुत ज़्यादा चुनौती कम से कम नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब चुनौती होता है तो रैलियाँ की जाती है। ये केवल रोड शो हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हुआ और विकास की योजनाओं के लिए पिछले 5 साल 10 साल से लगातार आते रहे। तो चुनौती केवल मार्जिन बढ़ाने का यहाँ के नेताओं में है और कि जो मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जीत हार तो 1 वोट से होती है। CP जोशी राजस्थान के 1 वोट से हार गए, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे वो, बाद में उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। तो जीत 1 वोट से हो या फिर 10 लाख से हो, जीत तो जीत होती है, लेकिन एक पोस्टरिंग होता है कि अपने सर्वमान्य नेता जो है वो कितने मार्जिन से जीत रहा है। इसी तरह से गुजरात में बनाया गया है कि अहमदाबाद में भी
गृह मंत्री अमित शाह का जीत का आंकड़ा 8 लाख से ज़्यादा हो, ये पार्टी अपने आप तय करती है। उसी हिसाब से यहाँ भी पार्टी ने तय किया कि 10 लाख से ज़्यादा मार्जिन हो, और ये मार्जिन इसलिए भी बढ़ा के रखा जाता है कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े, क्योंकि आपने देखा कि पहले फेज और दूसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज का भी काफ़ी असर पड़ा है। जो जीत हार का आंकड़े होंगे, चाहे कोई पार्टी जीतेगा, उसमें जो मार्जिन होगा काफ़ी कम होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो इस तरह के मार्जिन देकर अपने कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित किया जाता है कि वो वोटिंग करें, लोगों को वोट के लिए उत्साहित करें। तो इस बार चुनौती अगर कोई है तो मार्जिन है, न कि विपक्ष है, ऐसा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का मानना है काशी में, वाराणसी में। बिल्कुल रविंद्र, और साथ ही आप अगर ये जानकारी भी वहां से हासिल कर सकें कि और कितना वक्त लग सकता है प्रधानमंत्री को अंदर, कितनी देर में वो यहाँ से बाहर आएंगे और आगे जो उनका कार्यक्रम है उसके लिए बढ़ेंगे, और कौन कौन उनके साथ हमें मौजूद नजर आएंगे? देखिए, जो नेता यहाँ से पहले गए थे, जिनका जैसे कि मैंने बोला कि 26 नेताओं की एक सूची है जो यहाँ नॉमिनेशन पेपर के समय यहाँ मौजूद थे, वो सब अलग से आए थे यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नॉमिनेशन पेपर फाइट करने आए थे तब, और उसी तरह से यहाँ पर जब बातचीत हो जाएगी प्रधानमंत्री की सभी नेताओं के साथ, तो उसके बाद आज ही जितने भी बाहर से आए हुए घटक दल के नेता हैं वो सभी आज प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि चुनाव में भी उनको भागीदारी लेनी है अपने अपने क्षेत्रों में। इसलिए देर हो रही है, क्योंकि जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की इतनी बड़ी जो घटक दल है, उनसे चुनाव पर चर्चा, चुनावी संभावनाओं पर चर्चा, उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में, उनके इलाके में अभी तक जो वोटिंग हुआ है उसमें पार्टी या घटक का या एनडीए का क्या क्या अभी तक स्थिति मोटे तौर पर मौजूद दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये समय लग रहा है, और चूँकि प्रधानमंत्री समय के भी काफ़ी पाबंद माने जाते हैं, ऐसा अक्सर देखने में आया है। चूँकि 12:15 का था, अभी 12:22 हो गया है, तो ये और 10-5 मिनट में ये बैठक खत्म हो जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि जिस समय ये सिक्योरिटी सुरक्षा के जो अधिकारी होते हैं, एसपीजी, उनकी हलचल से ही पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ से हैट्रिक की तैयारी है, और जबरदस्त उत्साह वहां पर काशीवासियों में भी नजर आ रहा है, और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस वक्त नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। जी न्यूज़।